हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी पैटर्न ऑफ क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट पार्ट 3 बना रही हूँ। और मैं इससे पहले मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ, तो जल्दी से जाइए और वो देखिए। और अगर आपने वो पार्ट देख लिए हैं तो अब आप ये पार्ट देखिए। तो इसमें जो है फिफ्थ हम पहले ये क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। और मैं आपको पहले क्वेश्चन आंसर इसलिए करा रही हूँ बिकॉज़ जो भी चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो क्वेश्चन आंसर में ही हो जाएगी, और क्वेश्चन आंसर भी आप कर लेंगे और पढ़ भी लेंगे। और जो चीज़ क्वेश्चन आंसर में नहीं आई है वो मैं आपको अलग से पॉइंट है मेरे पास में, वो करके बता दूँगी, वो समझा के बता दूँगी। सॉरी, पहला है 5th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइज़र डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। तो अब इसमें पूछ रहा है कि जो फर्टिलाइज़र है वो डिफरेंट कैसे है मैन्योर से। तो ये है दिस टेबल रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। तो अभी जो टेबल है वो आपको डिस्क्राइब करेगी फर्टिलाइज़र और मैन्योर में डिफरेंस। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, पहले फर्टिलाइज़र का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्टिलाइज़र इज़ मैन मेड ऑर्गेनिक सॉल्ट। अब जो फर्टिलाइज़र है वो मैन मेड ऑर्गेनिक सॉल्ट है, ठीक है। और फिर मैन्योर में देखते हैं, तो मैन्योर इज़ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेनिंग बाय डिकम्पोज ऑफ कैटल डंग। तो जो मैन्योर है वो नेचुरल है, जो कैटल्स के डंग से बना हुआ होता है। तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया। फिर सेकंड डिफरेंस देखते हैं, इट इज़ प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज़। फर्टिलाइज़र का है ये, फैक्ट्रीज़ फर्टिलाइज़र जो है वो प्रिपेयर होता है फैक्ट्रीज़ में। और मैन्योर इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, और ये जो है वो प्रिपेयर हो सकता है फील्ड में। फिर है इट इज़ नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल। मतलब कि फर्टिलाइज़र जो है वो कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है सॉइल को। फिर जो मैन्योर में है, तो इट प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूमस टू सॉइल। ये बहुत ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को। फिर फोर्थ है फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन लाइक नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एंड फोटोज़म। जो फर्टिलाइज़र है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा उसमें जो प्लांट के न्यूट्रिशंस हैं, तो जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और जो फोटोज़म है। और मैन्योर इज़ रिलायबली लेस रिच इन इस प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर में इतने सारे नहीं हैं, थोड़े ही हैं प्लांट्स के न्यूट्रिशन के हिसाब से, ठीक है। तो हमने डिफरेंस देख लिए। अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। तो हमारा 6th क्वेश्चन ये है, डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरिगेशन विच कन्वर्स वाटर। अब आपको ऐसे 2 मेथड बताने हैं जो डिस्क्राइब करें इरिगेशन के बारे में, विच कन्वर्स वाटर, जो कन्वर्स करता है वाटर को। तो ये आंसर है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज़ कॉल्ड इरिगेशन। तो जो मैंने उसमें फर्स्ट पार्ट में बताया था आपको, इरिगेशन का मतलब कि वाटर सप्लाई करना एक रेगुलर इंटरवल के बाद में, इसे हम इरिगेशन कहते हैं। अच्छा, सॉरी। Sprinkler system. This system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. The perpendicular pipe having rating nozzle on top are joined to the main pipeline at regular interval. When water is allowed to fall through the main pipe under pressure with the help of pump, it escape from rotating nozzle. तो अब मैं आपको वैसे बता दी हूँ, मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया है और मैं आपको वैसे बताती हूँ
कि एक जैसे हम स्प्रिंकलर सिस्टम देखते हैं खेत में, ड्रिप सिस्टम तो बहुत कम नहीं देखा होगा, लेकिन स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो हम मेनली देखते हैं। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है दो, ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम जैसे हम देखते हैं ना, वो खेत वगैरह में फुव्वारे टाइप के लगे हुए होते हैं, वो घूमते रहते हैं और वो पानी जो है वो पूरे उसमें ग्राउंड में चलता रहता है। तो कैसे जाता है, उसमें एक परपेंडिकुलर पाइप होता है, मतलब नीचे से एक पाइप होता है वो, और उसके टॉप पे एक नज़ल का मतलब होता है जैसे टैप होता है ना, नल, तो उसमें देखो हम होल होता है, तो वैसे ही टाइप का उसको नज़ल टॉप पे रहता है, जो थोड़ा जैसे हम शावर का नज़ल नहीं होता वैसा ही उसके टॉप पे रहता है, लेकिन वो छोटा होता है। तो वो पूरे उस पर घूमता है, तो वो जो पानी है वो जब अलाउ कर दे, मतलब पाइप में आना चालू हो जाता है, तब वो जो नज़ल है उसमें से पानी जो है वो आने लग जाता है और फिर वो खेतों में सप्लाई हो जाता है। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल drop by drop directly near the root. In this system water is not waste. अब जो ड्रिप सिस्टम है, इस सिस्टम में वाटर जो है वो फॉल होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स के पास में, मतलब फॉल होता है, बूंद बूंद करके पानी आता है। और ये जो सिस्टम है वो बहुत ही, मतलब कि ये जो सिस्टम है वो वाटर को वेस्ट नहीं करता, और इससे जो है फसल भी अच्छी होती है, क्योंकि सीधा जो पानी है वो रूट्स पे जाता है और कहीं पानी वेस्ट नहीं होता। इन वीट इन स्नो इन द क्रफी सीज़न व्हाट वुड हैपन। अब जो वीट है, अगर वो क्रफी सीज़न में वो स्नोई सीज़न मतलब विंटर सीज़न में ग्रो हो तो क्या हैपन होगा। क्रफी क्रॉप नीड लॉट ऑफ रेनफॉल। अब जो क्रफी क्रॉप्स है उसको बहुत ज़्यादा रेन चाहिए। वेयर वीट नीड विंटर सीज़न एंड नॉट हैवी रेनफॉल। अब अगर वीट विंटर सीज़न में ग्रो होगी तो उसको हैवी रेनफॉल चाहिए, लेकिन जो विंटर सीज़न है उधर तो स्नो गिरती है, रेनफॉल नहीं। The crop will get damaged due to the heavy rainfall and water logging in the field. तो ये जो क्रॉप है वो डैमेज हो जाएगी, क्योंकि उसको तो रेनफॉल नहीं मिलेगी, तो वो डैमेज हो जाएगी। Explain soil gets affected by the continuous plantation of crop. तो अब हमें एक्सप्लेन करना है कि जो कंटिन्यूस प्लांटेशन कैसे अफेक्ट होता है फील्ड्स में। तो हम देखते हैं, तो कंटिन्यूस प्लांटेशन से ये ऐसे अफेक्ट होता है कि जैसे अगर आप फील्ड में बार बार प्लांट उगाओगे तो जो न्यूट्रिशन है सॉइल का वो तो सारा प्लांट ले लेते हैं, तो जो न्यूट्रिशन अगर बचेगा नहीं तो दूसरी क्रॉप्स कैसे अफेक्ट होंगे, मतलब कि अगर मान लो मैंने एक बार क्रॉप उगा दिया, ठीक है, उसका सॉइल में थोड़ा सा न्यूट्रिशन चला गया, ठीक है, वैसे सॉइल बहुत न्यूट्रिशन वाला होता है, लेकिन अगर हम बार बार जो प्लांट को उगाते रहेंगे एक ही फील्ड पे एक ही जगह पे, तो जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी खो देती है। कैसे खो देती है, क्योंकि प्लांट्स जो हैं उसको न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं और रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है न्यूट्रिशन को, तो इसलिए जो है सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो देगी, और फर्टिलिटी खो देगी तो जो क्रॉप्स हैं आगे वाली वो नहीं उग पाएंगी। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे था वो एक्सप्लेन द सॉइल गेट्स, मैं करना भूल गई। तो ये ड्रिप सिस्टम का भी यहाँ पे ही है। इट वुड वीट इन सीज़न इन क्रफी क्रॉप, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है इरिगेशन। ये क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट्स बता रही हूँ जो कि इसमें क्वेश्चन आंसर में नहीं थे। इरिगेशन का क्या मतलब होता है, सप्लाई द वाटर टू
क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज़ कॉल्ड इरीगेशन। इरीगेशन का वैसे मैंने बता दिया था, बट फिर भी मैं एक बार बता रही हूँ वापस, ठीक है। फिर सोर्स ऑफ इरीगेशन, इरीगेशन के सोर्स क्या होते हैं? द सोर्स ऑफ इरीगेशन आर रिवर, पॉन्ड, लेक, ट्यूबवेल एट्सेट्रा। इरीगेशन जैसे मैंने बताया था कि सप्लाई ऑफ वाटर, तो वाटर का भी तो सप्लाई होना चाहिए। कहाँ से आएंगे वो वाटर? रिवर से, पॉन्ड से, लेक से, ट्यूबवेल से और भी जगहों से आ सकते हैं। फिर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन, इरीगेशन के क्या क्या ट्रेडिशनल मेथड हैं? The water available in well and canal is lifted up by different method in different region for taking it to the fields। अब जो ट्रेडिशनल मेथड बहुत सारे हो जाते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट पेज पे। तो ये मेथड बहुत सारे हैं, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग मेथड्स हैं। अगर सिटीज़ मतलब थोड़ा टाउन टाइप का है और वहाँ पे हो रही हैं तो यहाँ पे अलग अलग ट्रेडिशनल मेथड होते हैं, और अगर विलेज में है तो उसमें ट्रेडिशनल मेथड अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल मेथड सिर्फ सिटीज़ वगैरह या टाउन वगैरह में होते हैं, विलेज में भी होते हैं, ठीक है। तो अब हम ट्रेडिशनल मेथड पढ़ेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ ट्रेडिशनल मेथड्स, ठीक है। तो आपको इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में देखना होगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।